चुटीले कहानीकार हैं, ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगा मैं। दोस्ताना भी है एक तरह का, तो थोड़ा ठीक बात नहीं होगी। हम उनसे ही कहानी सुनते हैं और फिर उस पर मज़े करेंगे, बातचीत करते हैं हम। तो चंदन भाई, आपसे हम कहानी सुनना चाहेंगे अब। कहानी है चंदन इंदौर। भाई आपको देख सकते हैं क्या कहीं अच्छा, देख, बाहर? हाँ हाँ, हो सकता है, हो हाँ सकता यार, है। अच्छा लगेगा। हाँ। जी हाँ, ये तो अच्छा आपने रख दिया प्रस्ताव, नहीं तो रह जाता है ये। प्रमोद जी, शुक्रिया। हाँ, तो अभी मैंने ऑन कर दिया है दिखना। हाँ, दिखेगा शायद। नहीं दिख रहा अभी। हाँ, तो अ, कहानी है इंदौर में ऊंट। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जी। आपने सही सोचा, इंदौर में ऊंट कहाँ से आएगा। करणवीर मुझे वहीं से लाया था जहां मैं पाया जाता हूँ। पिछले 7 महीनों से चित्तौड़गढ़ घूमने आने वाले बहुत कम हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग आते हैं। उनसे 20 गुना तो हम ऊंट और ऊंट वाले होते हैं। ऐसे में पैसे देकर ऊंट की सवारी कौन करता। गनीमत था कि किसी घूमने आने वाले ने ऊंट वाले से ये नहीं कहा, तुमने हमें देखा है, लाओ 10 रुपए निकाल। वहां कुछ और दिन रहते तो भूखे मर जाते, इसलिए करणवीर मुझे लेकर इंदौर आ गया। सड़क सड़क आना पड़ा। बड़ा मुश्किल सफर रहा। कभी लगता रणवीर करणवीर मुझे लेकर चल रहा है, कभी लगता मैं करणवीर को लेकर चल रहा हूँ। आपने इंदौर का राजवाड़ा देखा है ना। करणवीर और मैं अब वहीं मंडराते रहते हैं। दिन भर में थोड़ा बहुत काम मिल ही जाता है। बहुत से लोग हमारी तरह बल बल करते कुछ चबाते रहते हैं। उनको देखकर लगता है कि ऊँटों के बीच ही हूँ। फर्क बस इतना है कि मैं थूकता नहीं। हमें इंदौर आया अभी हफ्ता भर ही हुआ था कि एक हादसा हो गया। एक बच्चा अपने बाप से जिद करने लगा कि ऊँट पर बैठना है। बाप ने बहुत समझाया, ऊँट भी कोई बैठने की चीज है, बैठना ही है तो हाथी पर बैठो। पर बच्चे को नहीं मानना था तो नहीं माना। मैं बैठ गया। करणवीर ने बच्चे को मेरी पीठ पर बैठा दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही मैं खड़ा हुआ बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। पीठ पर महसूस हो रही थरथरी से पता चला कि उसका बदन कांप रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लिया। ऊंट से ऊंचा तो आसमान ही है ना। बच्चे का बाप पक्का हिसाबी था। लगा बच्चे पर चिल्लाने, चुप कर, 100 रुपए दिए हैं तो थोड़ी देर तो घूम। ऊंट कोई शेर है जो तुझे खा जाएगा। मैं और करणवीर बच्चे को लिए लिए चलने लगे, पर बच्चा इतना घबरा गया था कि धप्प से नीचे आ गिरा। उसका बाप हाथ नचा नचा कर चिल्लाने लगा, तुम्हारे ऊंट पर मस्ती छाई है, इसे भरपेट खाने को देखो तो ऐसा ही होगा। भूखा रखो तो होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि बच्चे के गिरने से मेरे खाने का क्या संबंध है। करणवीर उससे माफी मांगता रहा। उससे लिए 100 रुपए भी लौटा दिए, पर वो चिल्लाता ही रहा। पुलिस आई और हमको थाने ले गई। सिपाही थाने के बाहर एक खाली जगह बताकर बोला, यहाँ बैठ जाओ, भागने की कोशिश मत करना, कानून के पांव भी बहुत लंबे हैं। हमें हिदायत देकर वो थाने के अंदर चला गया। हम वहीं बैठे रहे। इस बीच करीब से गुजरते 2 बच्चे हमारे पास आए। दोनों ने मुझ पर हाथ फेरा। एक बच्चा मुझे केला खिलाने की कोशिश करने लगा। करणवीर उसके हाथ से केला लेते हुए बोला, इसकी सूंड थोड़ी है जो तुम्हारे हाथ से खा लेगा। एक बच्चे ने मेरे खाने के लिए बिस्किट दिए। करणवीर ने केले और बिस्किट मुझे खिला दिए। शाम घिरने लगी थी। मुझे पता था कि करणवीर को भूख लग रही होगी, पर हम बिना पुलिस वालों की अनुमति के कहीं जा नहीं सकते थे। 1 घंटे बाद एक मोटी मूछों वाला सिपाही लड़खड़ाते हुए हमारे पास आया और बोला, हम तो सब खाते हैं पर ऊँट क्या खाते हैं पता नहीं, जाओ भैया जाओ, ऊँट के लिए हवालात बन जाए तब आना। मैं इंदौर में ही हूँ। हम दोनों खुश हैं। करणवीर खुश है कि वो मुझे पाल रहा है। मैं भी खुश हूँ कि मैं करणवीर को पाल रहा हूँ। कभी ऊँट की सवारी का मन करे तो राजवाड़ा तरफ चले आना। वाह।
वाह चंदन भाई वाह। वाह भाई वाह। भाई वाह। जी, तो हम लोगों से सुन लेते हैं थोड़ी रिस्पॉन्सेस, फिर अपन और आगे बात करते हैं। जी, तो चंदन भाई की ये कहानी इंदौर में ऊँट पर आप अपनी बात रखिए। जी, शोभा जी ने अच्छा, वाह कहा है। चंदन भाई आपकी जो और कहानी है तो मजे की बात है, जो आप ऊँट को इंदौर में लाए हैं तो गजब है, कमाल है। और बहुत से यहाँ से रास्ते खुलते हैं इंदौर में जो लेकर आप आए हैं। और एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है कि निरहे गांव में ऊँट आवा, कहन परमेश्वर आए। तो उस रूप में जो अवधि में कहावत है, कही जाती है, तो उस रूप में बड़ा सुंदर आपने इसका वर्णन किया है। और इसके साथ ही बहुत सी परतें आपने खोली हैं कि एक जानवर के साथ एक मनुष्य का रिश्ता, और मनुष्य के साथ एक सुसभ्य समाज का रिश्ता, और सुसभ्य समाज के जो लोग हैं उनके साथ उन जानवरों का, और शहर से उस इंसान का जो वहां से चल के इंदौर आता है, और इंदौर में उस जानवर का जो रिश्ता है, तो बहुत सुंदर आपने दिखाया है। और कमाल की रचना है आपकी कहानी, बहुत बधाई आपको। जी, शुक्रिया सज्जद भाई। अ, ये शायद प्लूटो या साइकिल कहीं छपी है, मतलब एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और शोभा जी पढ़ी ने, है। हाँ, लेकिन जी, जी। हाँ, लेकिन सुनने में तो मजा आ गया, और वो सारी चीजें अ, फिर से एकदम वो तन है ना, कि अरे वो चबाता तो है मगर छूटता नहीं। मतलब लोगों की जो आदतें हैं उस पर कमेंट, और मनुष्य के व्यवहार का पूरा विश्लेषण, और मतलब पैसे खर्च किए हैं तो वसूलना तो बनता है, चाहे बच्चे की जान चली जाए। वो जी, सारी जी, चीजें बहुत छोटे छोटे, उसमें एकदम, काफी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल, शामिल की है। जी, तो सुनकर बहुत मजा आ गया। और जी, सबसे बड़ी बात है कि कौन किसको पालता है ना, वो जी, भी बहुत शानदार बात। जी। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया शोभा जी, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये चंदन जी के कहानियों की खासियत है कि बहुत एक तो छोटी कहानी, मतलब बुनावट ही छोटी लिखते हैं वो, और छोटी-छोटी बातों में दरअसल वो बड़ा भारी बात जो है कहने का, उन्होंने ये साध लिया है अपने आप को, अपनी भाषा को इस तरह से, छोटी-छोटी बातों से ही कहना है उन्हें। जी। जी, प्रमोद जी आप हैं, गणेश जी हैं और माया हैं। तो गणेश हम जी ने गणेश जी पहले से किया था, हाँ, पहले गणेश जी सुन लेते गणेश हैं जी क्या? से सुनिए। जी। जी, आप सबों को नमस्कार। चंदन यादव जी की कहानी मैंने एक बार और पढ़ी थी, नजमा चली स्कूल, वो भी मजेदार थी। इस कहानी में मैं ये समझ पाया हूँ कि किस तरह से मनुष्यों ने पशु और जानवरों की जगहों पर कब्जा कर लिया है, और वे अब पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। पशु लौट रहे हैं। कई बार हमने सुनने में आता है कि फला गांव में बाघ आया, फला गांव में शेर आया है, तो वो दरअसल आया नहीं है, हमने उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया है। तो वो अब अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, उनके पास कोई जगह बची नहीं है। तो इस तरह से आया। और दूसरा ये कि अभी बात हुई थी, शोभा जी ने कहा कि कौन किसको पाल रहा है, तो मदारी जो है वो बंदर को नचाता है, तो दरअसल बंदर जो है वो मदारी को पाल रहा है। और बंदर को कुछ उसका जो भी खाने पीने को मिल रहा है, इस तरह का ये एक मामला है। तो पलायन की बात एक सद्दाम हुसैन जी ने भी एक अभी मैसेज ड्रॉप किया है कि मनुष्यों की जगह, मनुष्यों की तरह पशु भी अब पलायन कर रहे हैं। तो ये कहानी मुझे बहुत अंदर तक झकझोरती है कि किस तरह से हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, और पशु और जानवरों की, पक्षियों की जो जगह किया है। जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया गणेश जी। माया जी जी से हम सुनते हैं, वो उनका हैंड जी रेज़ है। जी जी, जी। जी माया जी। जी नमस्कार आप सबको। तो ये कहानी, पहली बात तो कि चंदन सर से रूबरू मेरा कल ही मिलना हुआ है। मैं फिलहाल लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि आज सर कहानी के रूप में इतनी सुंदर और अच्छी सटीक कहानी सुनाएंगे। तो बहुत अच्छी कहानी दोनों लिहाज से, कि एक तो प्रकृति और जानवरों के प्रति जिस तरीके की चीजें अभी चल रही है, और
एक दयालुता का भाव जैसे कहानी में भी आया है कि बिस्किट और जो केले हैं वो मेरा जो मुझे जो पाल रहा है ऊँट सोच रहा है कि वो भूखा होगा, तो वो एक जो दयालुता का भाव है वो सोच रहा है। तो इंसान आज क्या सोच रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक मैसेज इसमें दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, बहुत सारे सटायर इस कहानी में है जो बच्चे समझे ना समझे, लेकिन बड़े अच्छे से बड़े लोगों के लिए वो सटायर है कि मैं थूकता नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह। और दूसरा है कि जो पुलिस वाला कहता है कि हाँ आपके लिए यहाँ जब बन जाएगा ना आचरा तब देखा जाएगा। तो ये जो बीच बीच के जो सटायर थे वो एकदम सटीक आज की जो दौर है, आज जिस तरीके की स्थितियां चल रही है, सर ने बहुत सटीकता से इन चीजों को बहुत मजेदार ढंग से रखा। तो बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत सटीकता से रखी गई कहानी। बहुत बधाई सर आपको। शुक्रिया शुक्रिया माया जी। जहरा अजीज जी ने मैसेज बॉक्स में लिखा है कि बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी हुई मज़ेदार कहानी थी यह, और बच्चों को भी निश्चित रूप से बहुत ही मज़ेदार लगेगी, और काफ़ी सारे सटायर इसमें हैं, और ऐसी कहानियाँ लिखी जानी चाहिए बच्चों को समझाइश या बच्चों में उस तरह से बात रखने के लिए। तो एक बार फिर हम यही बार बार लौट के आते हैं, हम जब भी बच्चों के लिए लिखी कहानी, बच्चों को कुछ बताना है इसकी बात होती है, तो ये लगता है कि इसको हर बार पक्का किया जाए कि कुछ नहीं बताना है कहानी के मार्फत से बच्चों को, बस कहानी पढ़ी जानी है, कहानी सुनी जानी है, कहानी लिखी जानी है, और सब अपने अपने तरीके से उसके अर्थ लेंगे। और इसको बच्चों और बड़ों की खांचे में भी इस तरह से बांटना ठीक नहीं है। हम सब के लिए अलग अलग संदर्भ खोलती हैं कहानियाँ, बच्चों के लिए अपने संदर्भ खोलती हैं, बड़ों के लिए अलग संदर्भ खोलती हैं, तो उनका लिखा जाना मुझे लगता है कि अहम है, बंटवारा हम अभी ना करें। जी जी प्रमोद जी, आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कहानी पे तो ज़्यादातर कह दिया गया, पर मुझे लगता है कि अ, जैसे हम अक्सर शुरुआत में और बाद में, अभी सुदेश जी कह भी रहे थे कहानी कैसे लिखी जाए, इस पर भी सतर्क किया जाए। ये कहानी बड़ा अच्छा उदाहरण है इसको कि दरअसल तो एक सरल सी घटना है पलायन की, लेकिन उसके अंदर जो डिटेल्स आती हैं वो उस कहानी में व्यंग भी पैदा करती है, इस विडंबना को भी कहती है। वो कहानीकार की दृष्टि है जो इस कहानी को उस ऊंचाई पर ले जाती है, जो हमारे समय की जो विडंबना है उनको खोलती चलती है। इस कहानी को बहुत आराम से ऊंट वाले की नजर से लिखा जा सकता था, लेकिन कहानीकार ने ऊंट को चुना कहानी से। तो ये दरअसल दिखाता है कि कहानीकार किस नजरिए से कहना चाहता है, किस जगह से कहना चाहता है। जी। साथ साथ इतनी मार्मिक है, ऊंट को चिंता है कि जो करणवीर ने कुछ खाया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, है ना। और अंत में फिर ये है कि अच्छा हुआ हवालात अभी नहीं बनी, इस वजह से वो बच गए बेचारे, वरना तो किसी न किसी हवालात में होते। तो मुझे लगता है ये जो कि फरारी कहानी में भी है कि आप ये कहानीकार उस कहानी को गढ़ता है, तब वो कैसे किन डिटेल्स में जाता है जिसकी वजह से वो उन ऊंचाइयों को हासिल करती है। मुझे लगता है दोनों कहानियां इसका उदाहरण है कि कैसे कहानियां लिखी, मतलब बनाई जाती हैं, और कहानीकार का जो नजरिया है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है, या किसी भी रचनाकार का नजरिया क्यों महत्वपूर्ण होता है किसी रचना को कहने में या बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रमोद जी। और कैसे ये कंट्रास्ट देखिए चंदन अपनी कहानी में खड़ा करते हैं कि जब बच्चा गिरता है तो सेठ जी ये कहते हैं कि भरपेट खाना खिलाओगे तो मस्ती सूझती है, भूखे रखो तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये एक किरदार है, और दूसरी तरफ है किरदार ऊंट, जो कहता है कि शाम हो रही है तो ऊंट को समझ में आता है कि करणवीर को भूख लगी होगी। तो ये कहानीकार की कुशलता है कि कैसे वो दोनों किरदारों का कंट्रास्ट जो है वो खड़ा करते हैं। जी शिवनारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी जी जी, शुक्रिया। असल में मेरे ख्याल से चंदन की जो है, मैंने खूब सारी कहानियां पढ़ी हैं, और बहुत कमाल ये है कि छोटी कहानियों में जो हम जिसको कहते हैं कि बिटवीन द टेक्स्ट जो है, वो काफी सारा जो है मेरे ख्याल से चंदन की कहानी में मिलता है, कि वो जो बात कहते हुए आपके लिए बहुत स्पेस छोड़ते हैं। तो जैसे ही इस कहानी को हम देख रहे थे, मुझको बहुत सारी कहानियां और भी याद आती हैं। और ना केवल कहानियां, मेरे ख्याल से चंदन का भाषा के साथ खेलना जो है वो बहुत कमाल का है, जो उनकी टिप्पणियों में भी छोटी छोटी दिखता है। जी तो वो कमाल जो है इस कहानी में भी, और खास तौर पे जब आप
ऊँट की बात करें या इनका एक कहानी थी दूसरा जूता, या तमाम तरह की जो है ऐसे सब, मतलब आपको वो एहसास नहीं हो पाता है कि वो कहाँ आ रहे हैं, सही में आप उनके साथ जो है वो जीने लगते हैं। तो वो कमाल मेरे ख्याल से इस कहानी में भी है कि वो ऊँट के साथ जो हो रहा है वो आप जो है वो देख रहे होते हैं, और अब उस समाज को देखने लगते हैं जिसमें हमें। और एक बात मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ काफी, कि ये जो सिखाने का आग्रह है वो कितना कम हो सके वो बहुत अच्छा है, कि हम मतलब वो सीखना तो वो जो है वो हो ही जाएगा, बच्चों को आनंद आए, वो जुड़ पाए, वो ज्यादा जरूरी है। और इवन हमको भी, क्योंकि जिन कहानियों में हमको मजा आए वो शायद ज्यादा बच्चों को मजा आएगा, वो बच्चों का है, लेकिन मजा कितना हम ले पा रहे, कितना उसके साथ जी पा रहे, वो महत्वपूर्ण है। तो शुक्रिया चंदन जी, और आप सबको बढ़िया कहानी। जी, शुक्रिया शुक्रिया शिवनारायण भाई। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि ये कहानी साइकिल में तो छपी ही है, इसके अलावा एक तारा प्रकाशन से जो उनकी छोटी कहानियों का संग्रह आया है, 9 कहानियां हैं जिसमें बाघ भी पढ़ते हैं, उसमें भी ये कहानी सम्मिलित है, इंदौर में ऊँट। तो आप लोग देखिएगा जी।